हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। तो कैसी चल रही है आप सभी लोगों की प्रिपरेशन? पढ़ रहे हो ना सभी लोग? अच्छे अच्छे से पढ़ो भाई। और जो डोमेन पार्ट है आप लोगों का, वो मैं करवा ही रही हूँ आप लोगों को। उसके लिए परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। तो डोमेन देखो, डोमेन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। डोमेन में ना आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप गेस कर सकते हो इजीली, है ना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे आप लोगों को। और बाकी का आप लोगों को मैं सिलेबस करवा ही रही हूँ। जो सिलेबस मैंने करवाया है डोमेन का, सिलेबस यही है, इससे ज़्यादा सिलेबस नहीं है डोमेन का। और जो बाकी का जो बचा है वो हम प्रैक्टिस के थ्रू करेंगे। एक यूनिट आप लोगों की बची है, वो मैं आज या कल में कंप्लीट अपलोड ही कर दूँगी। तो अब जो क्वेश्चंस होंगे ना आप लोगों के, वो होंगे जो आप गैस कर सकते हो। और जो करवाया है मैंने यूट्यूब पे आप लोगों को, जितनी भी क्लासेस हैं उनको एक बार आप लोग देख लो सभी को अच्छे से। जो क्वेश्चन बनेंगे उन्हीं से बनेंगे, जो डोमेन के क्वेश्चंस हैं। जो स्लेब और बाकी जो है क्वेश्चंस, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे बहुत ट्राई कर रही हूँ कि किसी न किसी जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं दूसरे स्टेट्स में, किसी में मिल जाए कि इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ मैंने आज बहुत स्टडी करी है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं डोमेन पार्ट से। तो वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। मैंने क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं आज की स्लाइड में, कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस ऐड किए हैं। और जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है ना, वो क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं। तो देखना कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के। इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने किसी बुक से लिया हो। सारे क्वेश्चंस है वो या तो PYQ हैं या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो उनको ध्यान से देखना सभी क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो बताती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर रिक्वायर्ड गुड फॉर टीचिंग। जो गुड जो टीचिंग के लिए है वो क्या क्या, अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन एंड फीडबैक सारे ही ज़रूरी हैं। जो टीचर है उसको ये भी तो आइडेंटिफाई करना है कि हाँ, जो वो पढ़ा रहा है क्या वो इफ़ेक्टिव तरीके से जा पा रहा है, क्या जो बच्चों में जो नॉलेज है वो अच्छे तरीके से जा पा रही है। उसके बाद है रेमेडी। रेमेडी का मतलब है कि क्या अगर कोई बच्चा वीक है, कोई बच्चा क्लास में अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, क्या उसको अलग से हमें पढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चों में देखना कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी काम आएगी, वो सारा। डायरेक्शन एंड फीडबैक। डायरेक्शन है कि क्या लर्निंग आपका गोल है, किस आप तरफ जा रहे हो। कि हाँ, हमें अगर हम पाइथन पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को हमें प्रोग्रामिंग तक लेके जाना है ना। तो गोल भी क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, सारी चीज़ें ही इसेंशियल है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ डायनेमिक टीचिंग एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। टीचर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जो स्टूडेंट है वो तो एक लर्निंग कर रहा है वहाँ से, तो वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है, टीचर पे डिपेंड है। टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो टीचर हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि कंटेंट को डिलीवर करता है बच्चों को। और जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि टीचर्स से सीख रहा है, जिसका आउटकम आना चाहिए, जो परफॉर्मेंस है उसकी परफॉर्मेंस भी मेज़र करनी है एक टीचर को, है ना। तो स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफॉर्मल इवेल्युएशन इन टीचिंग। इनफॉर्मल इवेल्युएशन और फॉर्मल इवेल्युएशन। देखो, टीचिंग के जो इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन के मेथड्स होते हैं। अभी मैंने ये यूनिट नहीं करवाई है आप लोगों को। तो इवेल्युएशन में क्या है कि फॉर्मल इवेल्युएशन जो होती है उसमें रिटन टाइप डॉक्यूमेंट होते हैं, और जो इनफॉर्मल होती है कि हम बच्चे को देख करके
ये देख पाते हैं कि हाँ बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो इधर उधर देख रहा है, वो सब किस में आता है, इनफॉर्मल इवेल्युएशन में। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। फॉर्मल रिटर्न एग्जामिनेशन, ये किस में आएगा, फॉर्मल में। स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, ये भी किस में आएगा, फॉर्मल में। और एंड ऑफ सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स, ये भी किस में आएगा, फॉर्मल में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो बच्चों में एक्टिव पार्टिसिपेशन और क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप करेगा बच्चे में। तो लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड तो हमारा पैसिव लर्निंग मेथड है। और ये क्या है, हमारा जो टीचर सेंटर्ड मेथड है, ये पूरा का पूरा है ना। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है जो वो ऑब्जर्वेशन ज़्यादातर बेस है, इसमें लेस एक्टिव रहता है बच्चा देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। डिक्टेशन मेथड है, इसमें तो बच्चा क्या करता है, सिर्फ सुनता है और लिखता है। तो ये हमारा क्या है, पैसिव, एक्सट्रीमली पैसिव है, इससे भी ज़्यादा पैसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है, टू गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस। क्या यही ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना बच्चों को। सेकंड है टू डेवलप द एबिलिटी टू थिंक। जो मेन पर्पस है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, तो वो हमारा क्या है, बच्चे में इस तरीके की एबिलिटी डेवलप करना कि वो चीज़ों को सोच पाए। देन उसके बाद टू डिक्टेट नोट्स, नहीं हो सकता, इससे ये ऑब्जेक्टिव थोड़ी है, इसे तो बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, ये नहीं है कि हमें बच्चे को सिर्फ एग्जाम्स के लिए रेडी करना है। हमें बच्चे को, अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चा क्या कर सके, अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड कौन सा है इनमें से, सोचो कौन सा है। लेक्चर, ये तो टीचर सेंटर्ड है। डिमॉन्स्ट्रेशन, ये हमारा क्या है, ये भी टीचर सेंटर्ड है, इसमें टीचर क्या है, टीचर परफॉर्म करता है। प्रोजेक्ट मेथड, ये हमारा क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड, इसमें क्या है, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है चीज़ों, जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट बच्चे को बनाने के लिए देते हैं, बच्चे उस पर रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें दिया गया है, इस पर हम क्या कर सकते हैं, वो सारा हमारा क्या कहलाएगा, प्रोजेक्ट मेथड। टीम टीचिंग नहीं होगा, ये तो टीचर सेंटर्ड मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टिपिकली यूज्ड। फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो, वो कब यूज़ करी जाती है, टू असाइन फाइनल ग्रेड्स। टू असाइन जो फाइनल ग्रेड्स है वो हमारा किसका पार्ट है, समेटिव असेसमेंट का। समेटिव असेसमेंट है जो हमारी वो चैप्टर के लास्ट में होती है, एट द एंड ऑफ अ यूनिट, नहीं, ये भी हमारा समेटिव का पार्ट है। टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें साथ में साथ बच्चों को देखना कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो वो हमारा किस चीज़ का पार्ट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का। टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू अ नेशनल स्टैंडर्ड, नहीं, ये भी हमारा इस चीज़ का पार्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द की पर्पज़ ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन इज़ टू। जो हमारा एक्शन रिसर्च है उसका क्या पर्पज़ है एजुकेशन में, जनरेट अ न्यू थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो फंडामेंटल रिसर्च का पर्पज़ हो गया। देन उसके बाद सोल्व इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो क्लासरूम में ही तो हम बच्चे को देखेंगे कि किस तरीके से बच्चा परफॉर्म कर रहा है, कैसे वो टीचर्स को समझ पा रहा है। नेक्स्ट है इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कैरिकुलम, नहीं, ये तो इवेलुएटिव रिसर्च हो गया। उसके बाद टेस्ट अ हाइपोथेसिस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ये किस चीज़ का हो गया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। उसके बाद नेक्स्ट है द मोस्ट अप्रोप्रिएट फुल फॉर्म ऑफ संयम प्रभा इज। संयम प्रभा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स प्रोग्राम।
देन उसके बाद सॉरी ये नहीं है सैटेलाइट लिंक्ड यूथ एकेडमिक मॉड्यूल्स प्लेटफॉर्म सेल्फ स्टडी विथ यूथ एस्पायरिंग माइंड सैटेलाइट बेस्ड यूथ एकेडमिक मूवमेंट प्लेटफॉर्म। हमारी जो करेक्ट है वो होगी सैटेलाइट बेस्ड यूथ एकेडमिक मूवमेंट प्लेटफॉर्म, ये नहीं है। उसके बाद है व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच। क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच की जो हमारी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, तो मेजरमेंट यूजिंग स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये तो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च है। उसके बाद है फोकस ऑन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिनोमिना, ये हमारा क्या है कि किसी भी जो हमें काम दिया गया है उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है ना। क्वालिटेटिव जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी मतलब जो मात्रा में है ना, क्वालिटेटिव मतलब कितनी उसकी क्वालिटी है। तो किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझना, गहराई में समझना, तो वो क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च। जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग टू अ लार्ज पॉपुलेशन नहीं, ये भी हमारा क्वांटिटेटिव हो गया। उसके बाद यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये भी हमारा क्वांटिटेटिव हो गया। उसके बाद है द की डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन इज़ दैट टीचिंग इज़, जो टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है। फोकस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नैरोवर इन स्कोप एंड पर्पज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो इंस्ट्रक्शंस है वो नैरोवर होते हैं और जो टीचिंग है वो ब्रॉडर होती है। मोर ट्रांजैक्शनल एंड मैकेनिस्टिक्स, तो ये भी नहीं है। उसके बाद है मोर होलिस्टिक एंड एम्स एट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, तो इसका मेन पर्पज़ क्या है, मेन जो इसमें डिफरेंस है वो क्या है कि जो छात्र है हमारा उसके बीच में होलिस्टिक और जो एम्स हैं उनको डेवलप करना। देन उसके बाद है विच ऑफ द रिसर्च एम्स टू इम्प्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इन अ पर्टिकुलर लोकल सेटिंग, तो वो क्या होगा कि फंडामेंटल रिसर्च नहीं, तो इससे क्या होगा कि जनरल बस सिर्फ बच्चा जनरल नॉलेज और थ्योरी समझ पाएगा। अप्लाइड रिसर्च, तो इसमें क्या है, ब्रॉड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी। एक्शन रिसर्च, ये हमारा क्या होगा, इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा कि हमें किस टाइप के जो रिसर्चेज हैं वो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में हमारी जो हेल्प करते हैं, है ना, वो किस तरीके से सुधार लेकर के आ सकते हैं, तो वो क्या है, एक्शन रिसर्च। तो ये किस चीज़ के लिए होते हैं, स्पेसिफिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन करे गए होते हैं। प्रैक्टिस इससे हम कर सकते हैं ना। उसके बाद है एन एक्सीलेंट टीचर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी इज़, एक एक्सीलेंट टीचर की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या है, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, बिल्कुल ठीक है, अपने सब्जेक्ट पे तो मास्टरी होनी चाहिए ना। गुड रैपोर्ट विद स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं बच्चों के साथ अच्छे से बातचीत होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए बच्चों के साथ, तो उससे क्या है, अच्छा एनवायरनमेंट होगा, क्लास का इंगेजमेंट बढ़ेगी बच्चे के और टीचर के बीच में। अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल होने चाहिए, ये तो टीचिंग के लिए सबसे मेन चीज़ है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट गवर्न हाउ एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इज कॉल्ड, तो जो एक सेट है प्रिंसिपल्स का, उसमें जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कैसे एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना है वो क्या कहलाता है। रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं। उसके बाद है रिसर्च डिज़ाइन, बिल्कुल ठीक बात है। तो रिसर्च डिज़ाइन है जो वो एक मास्टर प्लान होता है, हम कह सकते हैं कि ब्लू प्रिंट भी है कि हमें एक एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से कंडक्ट करना है, किस तरीके से लैब में उस चीज़ को हमें करना है और फिर उसमें से क्या क्या हमारा डाटा होगा, क्या उससे हमारा जो रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मूक, मूक की फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस इन रिसर्च, तो इसमें क्या है, टेस्टेबल बिल्कुल होना चाहिए, टेस्टेबल। कॉम्प्लेक्स एंड वेग ये नहीं हो सकता, स्पेसिफिक एंड क्लियर ये भी होना चाहिए, है ना। रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक बात है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन इन रिसर्च क्वेश्चनरी। रिसर्च क्वेश्चनरी में जब आप रिसर्च कर रहे हो तो उसमें जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो कौन सा होना चाहिए? व्हाट इज योर एज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसमें तो न्यूमेरिकल आंसर हो गया ना, इसमें तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है मान लो, तो उसमें क्या है कि बच्चा अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करे, बताए, तो इसमें तो बच्चा एक बार उम्र बता के अपनी चुप हो जाएगा। उसके बाद डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, ये भी क्लोज एंडेड है, बच्चा येस और नो में आंसर देगा। प्लीज डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद ऑनलाइन लर्निंग, तो ये क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमें बच्चे के, जो बच्चा खुद से अपने आंसर्स बताएगा, वो खुद के वर्ड्स यूज़ करेगा। उसके बाद है विच प्लेटफॉर्म डू यू प्रेफर, ए बी और सी, ये भी हमारा क्या है? क्लोज एंडेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इन हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में जो हमारा प्राइमरी डाटा है वो कौन सा है? अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑन द टॉपिक। अब आप एक बात बताओ कि प्राइमरी सोर्स पूछ रहा है वो किसी हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर, अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑन द टॉपिक है कि किसी ने रिव्यू किया है एक लिटरेचर टॉपिक के ऊपर, ये तो सेकेंडरी हो गया ना, कोई और कर रहा है इसको। तो एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ की हिस्टोरिकल फिगर, ये हमारा क्या है? प्राइमरी सोर्स। अ टेक्स्ट बुक ऑन द हिस्टोरिकल पीरियड, ये भी हमारा सेकेंडरी हो गया। उसके बाद अ न्यूज़पेपर आर्टिकल रिटन 15 ईयर्स आफ्टर द इवेंट, ये भी हमारा क्या है? सेकेंडरी सोर्स है। देन उसके बाद क्वेश्चन है द मीन, मीडियन एंड मोड ऑल आर एग्जाम्पल्स, किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं ये? मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बिल्कुल ठीक बात है। जो 3 स्टैटिस्टिक्स हैं ये हमारा किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं? सेंटर और टिपिकल जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो डाटा सेट के साथ उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं, किस चीज़ का पार्ट है? सेंट्रल एंड टेंडेंसी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन विच रिसर्च method involves manipulating one or more independent variables to determine their effect on a dependent variable, तो इसमें कौन सा होगा? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसके बाद है कोरिलेशनल रिसर्च, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो वो तो क्या बताएगा? एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी, है ना। इसमें क्या पूछा है कि रिसर्च मेथड इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, की जो मैनिपुलेट करे चीज़ों को, है ना। कोरिलेशन रिसर्च इसमें क्या है कि रिलेशनशिप दिखाएगा, दो जो भी आपकी वेरिएबल्स होंगे इनके बीच में रिलेशन दिखाएगा, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें क्या होगी? हमारी एक्सपेरिमेंट रिसर्च में मैनिपुलेशन होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। एंड एथनोग्राफिक रिसर्च, ये भी हमारे इसका पार्ट नहीं है। जो एथनोग्राफिक रिसर्च है ये हमारा क्या करता है? क्वालिटेटिव मेथड है, जो किस चीज़ पे फोकस करता है? हमारा कल्चरल और सोशल ग्रुप्स पर। देन उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अ टीचर असाइंड अ डाटाबेस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट टू हर स्टूडेंट्स, एक टीचर है वो एक डाटाबेस मैनेजमेंट, देखो ये ना केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, आपके सिलेबस में दिया हुआ है केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो जैसे मैंने आज कई सारे पेपर देखे हैं तो उनमें ना केस स्टडी क्वेश्चंस है जो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, कि आपका ज्योग्राफी का पेपर है तो उसमें केस स्टडी का क्वेश्चन है, आपका मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स के पेपर में जैसे एक पूरा बड़ा केस दिया हुआ है, देन उसके ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। हमें ये नहीं करना है कि हमने सिर्फ एक पार्ट कर लिया, दूसरा पार्ट कर लिया, हमें हर तरीके के क्वेश्चंस को डील करना है, क्योंकि यही तो है जो हमें एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाएगा। बाकी तो सभी लोग पढ़ ही रहे हैं, देखो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, वो तो उसके तो बहुत सोर्सेज हैं, तो यही तो पार्ट है जो हमें सिलेक्शन दिलाएगा। तो हमारा इसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और हम हर एक उसके लिए तैयार रहेंगे कि कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसको डील करेंगे, चाहे वो केस स्टडी क्वेश्चन आए, चाहे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आए, तो हम हर तरीके के क्वेश्चन से डील करेंगे। और जो सिलेबस है जो वो भी हम कर रहे हैं साथ के साथ कवर,
और जो कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं वो भी अब हम करना शुरू कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक टीचर है, उसने एक डाटाबेस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट दिया है अपने स्टूडेंट्स को। वन ग्रुप डिजाइंड अ हॉस्पिटल डाटाबेस। एक ग्रुप है, जो दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, उसमें से एक ग्रुप है जो उसको दिया गया है, जैसे एक ग्रुप को तो दिया गया है हॉस्पिटल का डाटाबेस, वाइल अनदर ग्रुप अ लाइब्रेरी सिस्टम। एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है, उसको क्या दिया गया है, लाइब्रेरी सिस्टम दिया गया है। शी ट्रैक्ट देयर टीम वर्क। उसने, टीचर ने फिर क्या किया कि उनका टीम वर्क देखा कि कौन सा, जो नंबर 1 टीम और नंबर 2 टीम कैसे काम कर रहे हैं। डिज़ाइन चॉइसेस, एसक्यूएल क्वेरीज एंड फाइनल रिपोर्ट्स। टीचर ने बिल्कुल एकदम उनको ऑब्जर्व किया है कि बच्चे किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं डाटाबेस को, किस तरीके से क्वेरीज लगा रहे हैं, क्या उनका फाइनल रिजल्ट है। हर गोल वॉज टू अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स अप्लाई नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब टीचर ने नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक तो बच्चों को समझा दिया, अब वो देखना चाह रही है कि बच्चे हैं जो वो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ, देखो हॉस्पिटल का है, एक तो हॉस्पिटल डाटाबेस है, लाइब्रेरी सिस्टम है, दोनों ही रियल लाइफ है, तो वो किस तरीके से इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो इसमें क्या है, द टीचर्स अप्रोच रिप्रेजेंट्स। तो टीचर की इसमें क्या अप्रोच है, क्या अप्रोच फॉलो कर रही है टीचर, केस स्टडी अप्रोच। बिल्कुल ठीक बात है, केस स्टडी तो है, पहले तो टीचर ने केस दिया है बच्चों को और देन उसके बाद उस पर क्या कर रही है, स्टडी कर रही है। एक्सपेरिमेंटल नहीं है, हिस्टोरिकल भी नहीं है और सर्वे भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ दिस केस स्टडी इज ऑन। तो इसका क्या फोकस है हमारा, अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस की रियल लाइफ एप्लीकेशन इसकी क्या होंगी। कंपेयरिंग टू स्कूल्स नहीं, मेजरिंग मेमरी यूज ऑफ डाटाबेस बिल्कुल भी नहीं, मेमोरी थोड़ी देखेगी। वेरीफाइंग प्री डिफाइंड हाइपोथेसिस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद है द टीचर, द डाटा कलेक्टेड इन दिस स्टडी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो इसमें डाटा जो इकट्ठा किया गया है उसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड क्वालिटेटिव। बिल्कुल ठीक बात है, क्वांटिटेटिव और स्टेटिस्टिकल तो नहीं हो सकता है क्योंकि सारा डाटा जो है डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव ही होगा, कंट्रोल्ड वेरिएबल भी नहीं होगा, सेकेंडरी डाटा भी नहीं होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। इसमें क्या है कि एक सीएस टीचर है, वो ए सीएस टीचर वांटेड टू फाइंड वेदर स्टूडेंट्स लर्न फास्टर इन पाइथन और C++। एक टीचर क्या है, ऑब्जर्व करना चाहता है, देखना चाहता है कि बच्चे पाइथन को जल्दी याद कर पा रहे हैं या C++ को। ही डिवाइडेड द क्लास रैंडमली एंड टोट बोथ ग्रुप्स द सेम टॉपिक इन डिफरेंट लैंग्वेज। और दोनों क्लासेस को सेम टॉपिक पढ़ाया लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस में। जैसे कि वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स टीचर ने समझाया, एक क्लास को समझाया, और वेरिएबल्स पाइथन में समझाया, देन C++ में समझाया। तो ये रिसर्च टाइप, किस चीज़ का रिसर्च टाइप आपका, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। केस स्टडी तो नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना टीचर। उसके बाद हिस्टोरिकल भी नहीं है और सर्वे भी नहीं है। तो ठीक है गाइज, और अच्छे से पढ़ो, डोमेन पार्ट से बिल्कुल भी नहीं डरना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है। और कुछ लोग, आप लोगों में से कह रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम है। देखो बाकी सारा तो ठीक है, आप Tier 1 के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन Tier 2 में आप लोग हिंदी मीडियम को कैसे करोगे। CS स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, कि आप कैसे डील करोगे हिंदी से Tier 2 में। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि जिस स्कूल में अभी मैं पढ़ा रही हूँ पूरा का पूरा हिंदी मीडियम स्कूल है। बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 11th 12th में हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन कंप्यूटर है जो वो इंग्लिश मीडियम ही है। जो छोटी क्लासेस भी हैं, जैसे 10th अभी हमारे स्कूल में हिंदी मीडियम ही है, 9th तक तो इंग्लिश जा चुका है। तो 10th क्लास में अगर मैं कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ तो मैं हिंदी में कंप्यूटर को कैसे पढ़ाऊँगी। अब आप हिंदी मीडियम सोच लोगे कि हिंदी मीडियम से पढ़ना है, हिंदी मीडियम से कंप्यूटर को क्या लिखोगे हिंदी में, आप सेव एज को क्या लिखोगे हिंदी में, पाइथन को हिंदी में क्या लिखोगे, अजगर लिखोगे क्या। तो
यार मतलब समझ नहीं आता मुझे तो, कैसे क्या करोगे आप लोग हिंदी में? पाइथन वेरिएबल्स को क्या लिखोगे? और कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लोग इतने बड़े हो चुके हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हो यार, बाइलिंगुअल एग्ज़ाम थोड़ी होता है। एग्ज़ाम तो यही होता है कि हिंदी या तो हिंदी या तो इंग्लिश। आप लोग या तो हिंदी में ही एग्ज़ाम लिख सकते हो या आप इंग्लिश में ही एग्ज़ाम लिख सकते हो। वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कभी भी हो सकता है कि आप दोनों लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम लिख पाओ। और ना ही आपको हिंदी में कंप्यूटर साइंस का कोई भी मटेरियल मिलेगा पढ़ने को। कहीं भी आप लोग कहीं भी चले जाओ पूरे इंडिया में, कंप्यूटर साइंस के लिए कोई भी मटेरियल नहीं है हिंदी में। एक राजस्थान में तो आपको मिलेगा, लेकिन वो भी बाइलिंगुअल है हिंदी इंग्लिश में, और उसमें भी वो भी छोटी क्लासेस में है। तो आप लोग कैसे हिंदी में कंप्यूटर पढ़ पाओगे? हिंदी में नहीं पढ़ना पॉसिबल है। जैसे राजस्थान में भी है, वहाँ पे भी जो टर्म्स हैं, आप पाइथन को वो हिंदी में पाइथन ही कहेंगे और क्या कहेंगे। वो इंग्लिश में जैसे उनकी बुक्स हैं, तो जहाँ पे पाइथन वर्ड आ गया ना तो पाइथन ही लिखते हैं। अगर वेरिएबल्स वर्ड आ गए तो वो इंग्लिश में वेरिएबल ही लिखते हैं। तो इतना इजी नहीं है हिंदी। आप लोग हिंदी हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करो, इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश में लैंग्वेज। या फिर आप कंप्यूटर चलाते हो यार, फ़ोन चलाते हो, आप लोग हिंदी में कौन मोबाइल चलाता? आप लोगों ने सभी ने बीटेक तो करी ही होगी, क्या हिंदी में बीटेक करी आप लोगों ने? तो इंग्लिश में ही मैं कहूँगी कि इंग्लिश में ही तैयारी करो, आप लोगों को मटेरियल भी काफ़ी मिल जाएगा। और अच्छे से पढ़ो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बाय।